नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। इन क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 255वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है या इस सीरीज़ के ऊपर बनी 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अपने जीके की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अतिरिक्त तथ्यों के माध्यम से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 4 घटनाएं यहाँ पे दी गई हैं, इनको आपने सही से लगाना है। जो पहले घटी उसे पहले रखना है। देखिए, ये जो चारों घटनाएं दी गई हैं, ये आपके कर्नाटक युद्ध जो हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उनसे संबंधित है। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपका, वो कब से कब तक हुआ? पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के मध्य में हुआ था, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ और जो तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध था वो 1756 से 1763 के मध्य में हुआ था। पहले तीनों के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं और फिर प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों युद्धों के ऊपर आपके ये सवाल आधारित था, ठीक है। जो पहला कर्नाटक युद्ध था, ये किस किस के बीच हुआ? बेसिकली ये सारे जो कर्नाटक वॉर थे, ये फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में लड़े गए थे मुख्य तौर पर, ठीक है। देसी रियासतें यहाँ पे जरूर लड़ रही थी, लेकिन मुख्य तौर पे ये जो युद्ध हुए, ये आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुए थे। पहले युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है। जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हुआ और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ यह ब्रिटेन में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, उसी से जुड़ा हुआ था तीसरा वाला, ठीक है। अब चलिए प्रश्नों में घटनाओं को लगाते हैं। पहला आपको दिया है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि कब होती है? पौंडीचेरी की संधि दूसरे कर्नाटक युद्ध का समापन थी। दूसरे कर्नाटक युद्ध जो खत्म हुआ था वो पौंडीचेरी की संधि के साथ हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका ये रहा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1754 तक चला। पौंडीचेरी की संधि इसके अंत में होती है 1755 में, ठीक है। दूसरा दिया है वॉन्डिवोश का युद्ध। वॉन्डिवोश का युद्ध जो था ये फ्रांसीसियों के लिए भारत में एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों की शक्ति को भारत में हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ये वाला जो युद्ध था ये तीसरे कर्नाटक वॉर के दौरान लड़ा गया 1760 में, ठीक है। तीसरा है एला शापेल की संधि। ये जो संधि थी ये पहले कर्नाटक युद्ध के समापन में हुई थी। पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? 1748 में एक संधि हुई थी, एला शापेल की संधि इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से बेसिकली यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वो खत्म हो जाता है। फ्रांसीसियों ने मद्रास को, जो अंग्रेजों का मुख्यालय था एक तरीके से, उस पर कब्जा कर लिया था। इसी संधि के माध्यम से अंग्रेजों को मद्रास वापस मिलता है। अंत में दिया है अंबूर का युद्ध। जो अंबूर का युद्ध था ये दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया 1749 में, ठीक है। तो ये वाला होगा 1749। अब आपको सभी के वर्ष पता चल गए। सबसे पहले क्या हुआ है? एला शापेल की संधि यानी कि 3, उसके बाद अंबूर का युद्ध यानी कि 4, उसके बाद पौंडीचेरी की संधि यानी 1 और अंत में वॉन्डिवोश यानी 2। 3, 4, 1, 2 आपका सही विकल्प है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटनाएं दी गई थी, लेकिन रैंडम घटनाएं नहीं थी। अगर आपने तीनों कर्नाटक वॉर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप आसानी से इनको कर जाते। कई बार ये डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, किसके मध्य में हुआ, उसके तहत क्या क्या चीजें हुई। तो पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के एक इंपॉर्टेंट जगह मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ। वो दोनों रियासतें आपस में लड़ रही थी, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति खड़ी थी वो फ्रांस और ब्रिटेन थी, ठीक है। अगला, निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है?
देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड ये कहा जाता है मेघालय की राजधानी शिलोंग को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो शिलोंग है, कई सारी खूबसूरत जगह यहाँ पर मौजूद हैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी भौगोलिक संरचना के लिए। यहाँ की पहाड़ियाँ, झील, इन सब की तुलना किससे की जाती है? स्कॉटलैंड की जो खूबसूरती है उसके साथ करी जाती है, इसीलिए इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, मेघालय में लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा है, इस वजह से मेघालय को पूर्व का एथेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना, पूर्व का एथेंस किसको कहते हैं? वो भी शिलोंग को कहते हैं। ठीक है, अगला, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? सिक्किम को किस वर्ष और किस संशोधन के माध्यम से भारत में शामिल किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। ये दिया गया था 36वें संशोधन के द्वारा, जो 1975 में हुआ था। इससे पहले 35वां संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का एक सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने का, यानी कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था, वो 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में मिला था। ठीक है, अगला, दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस हमारे बने हुए हैं। इसके ऊपर एक मास्टर वीडियो भी बना हुआ है, जिसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या दिल्ली सल्तनत जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो बलबन था, ये नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नसरुद्दीन महमूद इसका पूरा नाम था। 1246 से लेकर 1266 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज की ये किताब है। क्वेश्चन बनता है, मिनहाज उस सिराज की जो किताब है तबकात ए नासिरी, वह किस सुल्तान पर आधारित है? इसी नसरुद्दीन महमूद पर। 1246 से 1266 20 साल तक यह सुल्तान के पद पे रहा और इसी का प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है बलबन। इसकी मृत्यु के बाद बलबन बनता है दिल्ली का अगला सुल्तान। क्वेश्चन बनता है, बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दी थी? उस समय की काफी प्रतिष्ठित ही उपाधि होती थी। बलबन को उलूग खान की उपाधि इसी दिल्ली के सुल्तान ने दी थी। बेसिकली बलबन इसी का दामाद था, इसी की पुत्री से बलबन ने विवाह किया था। ठीक है, अगला, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर इनमें से किस राज्य की रही? जनसंख्या नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां थी? उत्तर प्रदेश की थी, उसके बाद महाराष्ट्र की थी। यहां पे जनसंख्या की रेट पूछी है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में 27.9% के साथ मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। भारत की कितनी रही ओवरऑल? 17.7%। मेघालय की लगभग 28% रही और ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, 26% वहां पे जनसंख्या वृद्धि दर थी। उसके बाद बिहार आता है लगभग 25.5% के करीब। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे थी? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में रही। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में रही थी, -0.6 रही थी वहां पर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में पूछेगा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दादर नागर हवेली में रही लगभग 56% और सबसे कम लक्षद्वीप में रही लगभग 6%। ठीक है, कई बार जनसंख्या वृद्धि दर में ग्रामीण और शहरी आंकड़ा भी पूछ लेता है। ओवरऑल भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 17.7 रही। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगभग 12.3% रही और शहरी क्षेत्रों में 31.8% रही। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख नहरें हैं, दूसरी तरफ वे किस नदी के ऊपर बनी हुई हैं। सबसे पहला है यहां पर सरहिंद। जो सरहिंद नहर है आपकी, ये बनी हुई है सतलज नदी पर और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ये पंजाब में है। ठीक है, एडन नहर की बात करते हैं। एडन नहर दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है और ये कहां पड़ती है? ये बंगाल में है। एनिकट नहर की बात करते हैं, ये आपके कावेरी नदी पर बनी हुई है और ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में पड़ती है। और तिलपाड़ा नहर की बात करें तो ये आपके मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है और ये नहर भी किस राज्य के अंदर आती है? बंगाल में आती है।
तो आपसे नहर का नाम, नदी का नाम और राज्य का नाम पूछा जा सकता है। सही क्रम यहां पर क्या बनेगा? 1 2 3 4 आपका सही क्रम बनेगा, जो कि विकल्प 1 में है। ठीक है। ब्रिटिश काल के सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, ब्रिटिश काल में एक कमीशन बनाया गया था, इनाम कमीशन। कई ऐसे कमीशन हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे हंटर कमीशन के बारे में बहुत बार आया है। हंटर कमीशन का गठन किसने और क्यों किया था? 2 हंटर कमीशन बने थे। एक बना था रिपन के काल में जो शिक्षा से संबंधित था, एक बना था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है। इसी प्रकार एक कमीशन बना था इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का गठन 1852 के आसपास हुआ था। डलहौजी ने इसे बनाया था, डलहौजी के काल में यह बना। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना था, यानी ऐसी जमीनों का पता लगाना जिनसे टैक्स अभी सरकार को नहीं मिलता है और उनको अपने कब्जे में लेना। इसके लिए बनाया गया था इनाम कमीशन। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष में चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस आईसीएस परीक्षा इन्होंने पारित करी थी, पास किया था उसको, बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये कलकत्ता के मेयर कब बने? कलकत्ता के मेयर 1930 में बने थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1919 में अगर हम इनका पूरा घटनाक्रम देखें, 1919 में आईसीएस परीक्षा देने के लिए ये लंदन जाते हैं। 1920 में आईसीएस परीक्षा में पास होते हैं, 4था स्थान इनको मिलता है। आईसीएस यानी कि सिविल सेवा में ये भर्ती हो जाते हैं। 1921 में सिविल सेवा से ये त्यागपत्र दे देते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, उसका ये नेतृत्व भी करते हैं बंगाल की साइड में। बाद में जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, काफी ज्यादा विरोध गांधी जी का हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने भी उनका विरोध किया था। 1923 में नई पार्टी बनती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से वे जुड़ जाते हैं। स्वराज पार्टी के ही टिकट पर जीते थे चित्तरंजन दास, वो बनते हैं कोलकाता के मेयर और उनके सीईओ बनते हैं सुभाष चंद्र बोस 1924 में। और 1930 में वे खुद कलकत्ता के मेयर बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये पूरा घटनाक्रम। सुभाष चंद्र बोस की 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो पूछी जा सकती हैं उनको ध्यान रखेंगे। पहली है द इंडियन स्ट्रगल, किसकी किताब है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दूसरी किताब है इंडियन पिलग्रिम, किसकी पुस्तक है? उन्हीं की है। ठीक है। कथन क्या है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट से सुभाष असहमत थे। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, क्या उससे सुभाष चंद्र बोस असहमत थे? बिल्कुल, ये वाला कथन आपका सही है। हमने कई बार नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, 1928 में आती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट बनी थी, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था अंग्रेजों से और इसी डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, कारण वे डोमिनियन स्टेटस के बजाय पूर्ण स्वराज चाहते थे और इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग उन्होंने बनाई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू और बोस दोनों इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। दोनों इसी के विरोध में फिर क्या करते हैं? 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन करते हैं। क्वेश्चन बनता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है। तो यहां पर कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला मिलान यहां पे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई यहां पर दी गई हैं। ये किस जगह पर हुई थी वो आपने बतानी है। जैसे आजाद हिंद रेडियो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहां करी थी? इसकी शुरुआत उन्होंने जर्मनी में करी थी, यानी कि बर्लिन में। पहले का हो जाएगा 2। ठीक है। और 1941 में 1941 में जियाउद्दीन एक पठान का भेष वो बनाते हैं और छुपते हुए कहां पहुंचते हैं? जर्मनी पहुंचते हैं। ठीक है। पहले पेशावर जाते हैं, वहां से काबुल और फिर रूस होते हुए वे जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी में वे आजाद हिंद संघ की स्थापना करते हैं और उसी संघ के प्रचार प्रसार के लिए आजाद हिंद रेडियो की स्थापना वहां पे करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा है अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। इसका गठन उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को किया था। किस जगह पर किया था? ये सरकार इन्होंने सिंगापुर में बनाई थी। ठीक है। यानी दूसरे का हो जाएगा 1।
सिंगापुर में बनाई थी। 9 देशों से इनकी सरकार को मान्यता मिली, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, इटली, कोरिया ये सारे देश शामिल थे। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सेना अध्यक्ष ये सारे पद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पास रखे। वित्त मंत्री HC चटर्जी को बनाया, प्रचार मंत्री MA अय्यर को बनाया, स्त्री विभाग की जो प्रमुख बनी वो लक्ष्मी नाथन को बनाया गया। ठीक है, INA झंडा फहराया गया। ये कहां पर उन्होंने फहराया था? INA का झंडा इन्होंने भारतीय क्षेत्र में पहली बार मोइरांग में फैलाया था, यानी तीसरे का हो जाएगा 4। जो मोइरांग है आपका ये पड़ता है मणिपुर में। 1944 में जो INA थी, आजाद हिंद फौज थी, ये भारत आती है, बर्मा के रास्ते ये भारत में आती है। इनका प्लान ये था कि भारतीय सैनिकों को अपने साथ यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा और फिर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। 1944 में अप्रैल में पहली बार मणिपुर के मोइरांग क्षेत्र में यानी भारत के क्षेत्र में INA का झंडा फहराया गया था। ठीक है, अंत में है अस्थायी सरकार गठन। अस्थायी सरकार का गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। सेकंड वाले में थोड़ा सा करेक्शन करना, अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर गठन सिंगापुर में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका रंगून था। तो चौथे का हो जाएगा 1, क्योंकि गठन कहां हुआ? सिंगापुर में, हेडक्वार्टर आपका रंगून था। ठीक है, इन्होंने जब आजाद हिंद सरकार बनाई थी, भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, वो बनाई सिंगापुर में, उसका हेडक्वार्टर रंगून में बनाया। ठीक है, तो रेडियो इन्होंने बर्लिन में बनाया यानी 2, अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर रंगून में बनाया यानी 3, INA का झंडा पहली बार भारतीय क्षेत्र में मणिपुर के मोइरांग में फैलाया यानी 4, और अस्थायी सरकार इन्होंने सिंगापुर में बनाई। 2, 3, 4, 1 आपका सही आंसर है। 2, 3, 4, 1 यहां पर है। ठीक है, अगला फिर से मिलान करना है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज में उन्होंने कई सारी ब्रिगेड्स यहां पर बनाई थी, जिसमें आपकी सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड शामिल थी। ठीक है, इसमें गांधी ब्रिगेड के जो प्रमुख थे उनका नाम था MJ कियानी यानी पहले का हो जाएगा 2, सुभाष ब्रिगेड के शहनवाज खान यानी 1 और रानी झांसी ब्रिगेड की लक्ष्मी सहगल यानी कि 3। 2, 1, 3 आपका सही आंसर है। 2, 1, 3 यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा आजाद ब्रिगेड बनाई थी जिसके प्रमुख अजीत सिंह थे। ठीक है, अगला भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो प्रणेता स्रोत माने जाते हैं वो M विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ऑप्शन A सही आंसर होगा। भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक्स प्लानिंग को लेकर के जो पहला प्रस्ताव आया था वो 1934 में आया था। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर के M विश्वेश्वरैया ने उस समय एक पुस्तक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इसी के साथ भारत में प्लान्ड इकोनॉमी की बातें होने लगी, आर्थिक नियोजन की बातें होने लगी। ठीक है, तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता कौन माने जाते हैं? M विश्वेश्वरैया माने जाते हैं। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सही है? 4 घटनाएं यहां पे दी गई हैं, चलिए देखते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली इसमें पराजित हुआ। देखिए, जैसे कर्नाटक युद्ध हैं 3 लड़े गए थे, पूछे जाते हैं, ऐसे ही 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ये भी पूछे जाते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य में लड़ा गया था। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। मद्रास अंग्रेजों का एक प्रमुख केंद्र था। संधि हो रही है मद्रास की संधि, यानी इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, हैदर अली इस युद्ध में जीता था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर उस समय लॉर्ड वेरेलस था, पूछा जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा जाता है और इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली मारा जाता है। यह युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था, यानी इस युद्ध में हैदर अली हारा था, तो यह भी गलत है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू ने अंग्रेजों को हरा दिया था, यह वाला गलत हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य में चलता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, यानी टीपू सुल्तान इस युद्ध में हारा था। ठीक है, अंत है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू की पराजय हुई, यह आपका बिल्कुल सही है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, उसकी मृत्यु इसी युद्ध में होती है। वेलेज़ली उस समय अंग्रेजों का गवर्नर था। ठीक है, चौथा सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला
326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? कई बार हमने इस युद्ध के बारे में बात करी है। यह जो युद्ध लड़ा गया था इसे हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, यानी कि यह युद्ध झेलम के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हिंदुकुश पर्वत से होकर के सिंधु नदी को पार करके ये झेलम नदी के तट पर पहुंचा था, जहां पर इसका युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। जो गांधार था वहां के राजा ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। वहां के राजा का नाम अंबी था। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है, लेकिन राजा पोरस इस युद्ध में काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ते हैं, तो इनके साथ वो मित्रता कर लेता है, इनको छोड़ देता है और इनका राज्य इन्हें वापस दे देता है। सिकंदर की सेना झेलम नदी को पार कर लेती है, लेकिन आगे चलकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, जिसके बाद सिकंदर को वापस लौटना होता है। ठीक है, 19 महीने लगभग वो भारत में रहा था। 325 ईसा पूर्व में वो भारत से वापस लौटा और 323 ईसा पूर्व के करीब बेबीलोन नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सिकंदर ने भारतीय क्षेत्रों में 2 नगरों की स्थापना करी थी। उनके नाम पूछे जाते हैं। एक नगर का नाम है निकेया, इसको आपने ध्यान रखना है। सिकंदर ने एक निकेया नामक नगर बनाया था, जिसका अर्थ होता है विजयनगर। ठीक है, और इसके अलावा सिकंदर ने बुकेफेलस करके भी एक नगर यहां पे बसाया था। बुकेफेलस उसका प्रिय घोड़ा था, जिसके उसमें स्मृति में उसने ये बनाया। ठीक है, अगला 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, उसकी राजधानी क्या थी? हमने पढ़ा है 16 महाजनपदों के बारे में कि प्राचीन काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। सारे महाजनपद अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम करते रहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो जाता है? बाद में मगध हो जाता है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में भी स्थित था, जिसका नाम आपसे पूछा जाता है। इसका नाम था अश्मक। ठीक है, ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी जो राजधानी थी वो पोटली या पोतन थी। ठीक है, कहीं पर पोटली लिखा है, कहीं पर पोतन लिखा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945 के असफल होने का कारण क्या था? 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन अंग्रेजों के द्वारा, उस समय जो वाइसरॉय था वेवेल, उसने बुलाया था। यह शिमला सम्मेलन के नाम से जाना गया। यह असफल हो जाता है, जिसका मुख्य कारण था वाइसरॉय की कार्यकारिणी पर विवाद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली वेवेल योजना आई थी। उसी वेवेल योजना के ऊपर चर्चा करने के लिए वेवेल ने सर्वदलीय सम्मेलन यहां पर बुलाया था शिमला में, जिस पर कार्यकारिणी जो थी वाइसरॉय की, उसको लेकर के विवाद हुआ और यह सम्मेलन अधूरा रहा। वेवेल योजना में यह कहा गया था कि कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमान बराबर संख्या में होंगे और दोनों से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से, दोनों से 5-5 सदस्यों को इसमें चुने जाएगा। कांग्रेस ने जो 5 नाम दिए उसमें मुस्लिम अबुल कलाम आजाद का नाम कांग्रेस ने दिया। इसी चीज को लेकर मुस्लिम लीग ने आपत्ति करी कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे सारे के सारे वो मुस्लिम लीग के द्वारा दिए जाएंगे, कांग्रेस नहीं दे सकती। इसी चीज को लेकर के वाइसरॉय की कार्यकारिणी को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद यहां पे यह सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, अगला पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में देखिए, भारत के अलग अलग इलाकों में स्थानांतरित कृषि को या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोगमा इसे मेघालय के इलाके में कहते हैं, कुरुवा के नाम से झारखंड में जानी जाती है और पामलू के नाम से मणिपुर में। सारे नाम एक ही हैं स्थानांतरित कृषि के, लेकिन ये नाम अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे बोगमा मेघालय में हो गया, कुरुवा आपके झारखंड में हो गया, पामलू मणिपुर में हो गया। इसके अलावा इसे छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे वात्रा या वालरे के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में ब्रिंगा के नाम से और उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में झूम कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में रे का संबंध किससे था? शेरशाह सूरी के काल में एक चीज जो थी, उसके पास एक उसने रे यहाँ पे तैयार किया था, यानी कि एक रजिस्टर उसने तैयार किया था, एक तालिका तैयार करी थी, जो किसकी थी? ये थी भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भू राजस्व के ऊपर विशेष ध्यान वहां पे दिया था।
इसने अलग अलग फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित किया और उसकी एक तालिका इसने बनाई जिसे रे कहा जाता था। ठीक है। अगला, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य जिसके संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह माने जाते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, दिलीप सिंह 1843 में गद्दी पर बैठते हैं। इन्हीं के काल में पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। बाद में इन्हीं के काल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी होता है जिसमें सिखों की पराजय हो जाती है और 1849 में संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया जाता है। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। यहीं से जो दिलीप सिंह थे इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वहीं पर ये सिख धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। अगला, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? महासागर आपने पढ़े हैं, सबसे बड़ा महासागर सीधा पूछा जाता है तो आप कहते हैं प्रशांत महासागर। लेकिन अगर इसके बाद के नंबर पूछ लिए जाए कि दूसरा कौन है सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा तो प्रशांत है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो हिंद महासागर है। ठीक है। और सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। इन चारों को आपने ध्यान रखना है, ये तीन सबसे बड़े हैं और ये सबसे छोटा है। ठीक है। इन चारों में भी पूछा जाता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट महासागर कौन सा है? वो अटलांटिक वाला है। ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। इसे ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। एक एक चीज को लिंकों से जोड़कर हमने करने का प्रयास किया ताकि आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा आसानी से याद रहें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।